नमस्कार बच्चों, मेरी यूट्यूब चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता अर्थात कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसके संबंध में हम जानेंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे सर्वांग समता से संबंधित बेसिक जानकारी जानेंगे। जब तक आप बेसिक जानकारी नहीं समझ पाएंगे तब तक प्रश्नावली से प्रश्न हल कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम सर्वांग समता की बेसिक जानकारी जानेंगे। तो आज जानेंगे, इसके अंतर्गत हम जानेंगे, सबसे पहले बिंदु है सर्वांग समता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है रेखा, वृत्त, चतुर्भुज, इसमें सर्वांग समता किस प्रकार से होते हैं। और तीसरा जानेंगे त्रिभुजों में सर्वांग समता, और चौथा हम जानेंगे त्रिभुज में त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम। ठीक, तो आज प्रश्नावली, आज हम अध्याय 10 से प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले हम इन 4 बिंदु के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आप अगर नहीं देखते हैं तो निश्चित ही आपके लिए आगे प्रश्नावली हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, इसकी बेसिक जानकारी को सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है सर्वांग समता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि सर्वांग सम या सर्वांग समता क्या है। सर्वांग समता में उसके नाम में उसके अर्थ छिपा हुआ है। देखिए, अगर हम संधि विक्षेप करेंगे सर्वांग सम का, सर्व धन अंग धन सम, ये हो जाएगा सर्वांग सम। ठीक है, सर्व अंग धन सम सर्वांग सम अर्थात जिसके सभी अंग समान हो। वे दो आकृति जिसके सभी अंग समान हो, या कोई दो वस्तु जिसके सभी अंग समान हो, उसको हम कहेंगे सर्वांग सम वस्तु। ठीक है, और सर्वांग सम वस्तु की खासियत होते हैं कि सर्वांग सम वस्तु एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे हाथ के उंगलियों की बात करें, जितना इस हाथ का अंगूठा है जितना लंबाई का है उतने लंबाई दूसरे हाथ का भी है। उसी प्रकार से मध्यमा जितने लंबाई का है उतने इसका भी है। अगर इसीलिए सभी उंगली एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहे हैं। ठीक है, तो वे वस्तु जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं उसे हम कहेंगे सर्वांग सम, तथा वस्तु के इस गुण को कहते हैं सर्वांग समता। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वांग सम या सर्वांग समता की परिभाषा इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वह वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं उसे हम सर्वांग सम वस्तु कहते हैं, तथा वस्तु के इस गुण को उसकी सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, सर्वांग समता के चिन्ह इस प्रकार से होता है। देखिए, बराबर का होता है और इसमें इस प्रकार से निशान होता है, ये कहलाता है सर्वांग सम। तो देखिए, इसमें क्या क्या है, चिन्ह अभी में भी इसका अर्थ छिपा हुआ है। ये है समरूप का चिन्ह है। समरूप, जिसका रूप एक जैसे रहता है उसको हम कहते हैं समरूप। और इसमें बराबर का चिन्ह कर देते हैं, इसका मतलब उसका साइज भी बराबर है। जैसे हम कई जुड़वा बच्चे को देखते हैं तो उनके रूप एक जैसे लगता है, लेकिन हो सकता है किसी के कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, या किसी का हाइट किसी का कम हो ज़्यादा हो सकता है। तो ये अंतर हो सकता है, तो उसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे, समरूप कहेंगे। केवल उसके रूप समान है। जब सभी अंग भी समान हो और रूप भी समान हो उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। ठीक है, जैसे नोट की गड्डी है, 100 के नोट की गड्डी है, तो सभी 100 के जो नोट है उनकी साइज एक जैसा रहता है, तो उसके इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, तो उसको हम सर्वांग सम वस्तु कहेंगे, या उसकी इस योग्यता को कहेंगे सर्वांग समता। ठीक, तो इस प्रकार से इसके चिन्ह को याद रखेंगे, इसको कहेंगे सर्वांग सम का चिन्ह। क्लियर हो गया। सर्वांग समता क्या है, वे वस्तु जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं उसे सर्वांग सम कहते हैं, तथा इस गुण को उनकी सर्वांग समता कहते हैं। दूसरी चीज़ है, अब देखेंगे रेखा, वृत्त और चतुर्भुज में इसमें किस प्रकार से हम सर्वांग सम या सर्वांग समता निकाल सकते हैं। कोई रेखा या रेखाखंड, रेखाखंड के बारे में बात करते हैं। कोई रेखाखंड, यहाँ पर रेखा ना लिख करके हम रेखाखंड कहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेखाखंड, कोई दो रेखाखंड
सर्वांग सम कब होगा? कोई दो रेखाखंड सर्वांग सम तभी होगा जब उसकी लंबाई बराबर हो। देखिए ये अगर 4 सेंटीमीटर है, एक और बना हुआ है वो भी 4 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेगा। ठीक है, तो वे रेखाखंड जिसकी लंबाई बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। देखिए इसकी मोटाई से मतलब नहीं रहता है, रेखाखंड या रेखा की मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। तो ये मोटाई जितना भी रहे लेकिन क्या होती है उसकी लंबाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे। इसी प्रकार से वृत्त के बारे में बात करते हैं। कोई वृत्त सर्वांग सम तक कब होगा? क्या चीज़ में इसमें बराबर होना चाहिए तभी कोई वस्तु वृत्त सर्वांग सम होगा? तो इनका जो त्रिज्या है, त्रिज्या अर्थात आर का मान, ये यदि बराबर है तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो दो पहिया है, यदि उस स्पोक की लंबाई, साइकिल का पहिया है मान लो, तो यदि उनकी स्पोक की लंबाई बराबर है तो इसका मतलब जो पहिया बनेगा एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेगा, उसका साइज बराबर होगा। लेकिन यदि स्पोक की लंबाई छोटा बड़ा है तो एक छोटा एक बड़ा प्राप्त होगा, इसलिए एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगा। अर्थात इसकी त्रिज्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी कोई दो वृत्त सर्वांग सम होंगे। अब चतुर्भुज की सर्वांग समता बात करेंगे। कोई दो चतुर्भुज सर्वांग सम तभी होंगे जब उसके संगत भुजा बराबर हो। अर्थात संगत भुजा कहने का मतलब क्या? देखिए ABCD PQRS दो चतुर्भुज है, तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होना चाहिए, इस भुजा के बराबर ये होना चाहिए, इस भुजा के बराबर ये भुजा होना चाहिए और इस भुजा के बराबर ये भुजा होना चाहिए। ठीक है, अर्थात उसके संगत भुजा बराबर होगा तभी वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेगा, तभी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज के लिए चारों भुजा चारों संगत भुजा बराबर होना जरूरी है, तब हम उसको सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हो सकता है संगत कोण भी, ये कोण ये इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तभी वो क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों में सर्वांग समता कब होता है और कैसे निकालेंगे, ये हमें मेन हमारी पाठ का पढ़ने का उद्देश्य है, त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो देखिए त्रिभुजों में सर्वांग समता कैसे होता है। चलिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ले लेते हैं हम, त्रिभुज ABC है। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज है, आप कल्पना करके देखिए लीजिए, इसको हम सर्वांग सम कब कहेंगे? ठीक है, सर्वांग सम कब होगा? सर्वांग सम तभी हो कहेंगे जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहा है। इसको साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, चलिए इसको मैं बराबर बना लेता हूँ। चलिए मान लो ये दोनों ये है ABC। देखिए दोनों एक दूसरे को कब ढकेगा? ये तभी ढकेगा जब इसके अंग बराबर हो। दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा तभी ढकेगा जब उसके संगत अंग बराबर हो। त्रिभुज के अंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के क्या क्या अंग होते हैं? भुजा, कोण, ये उनके और शीर्ष, ये तीन अंग होते हैं। तो इन तीन अंगों में भुजा और कोण, ये दो संगत दोनों अंग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। देखिए तो इसमें संगत कोण A कोण P के बराबर होना चाहिए, कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए और कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए। ये कोण संगत कोण बराबर होना चाहिए, अर्थात A के बराबर P होना चाहिए, B के बराबर Q होना चाहिए और C के बराबर R होना चाहिए। साथ ही साथ संगत भुजा बराबर होना चाहिए। इस भुजा के बराबर ये भुजा होना चाहिए, इस भुजा के बराबर ये भुजा बराबर होना चाहिए और इस भुजा के बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे, तभी वो एक दूसरे से ढक पाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हमने कहा है, कोण के बारे में कहा है। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कितने कोण है? इसमें 3 कोण है और भुजा कितना है? एक में 3 भुजा है। कुल मिलाकर के एक त्रिभुज में कितने अंग प्राप्त हो रहा है? 6 अंग।
तो इसमें के 6 अंग इसके 6 अंग के बिल्कुल हुबहू बराबर होना चाहिए, ठीक है, संगत अंग बराबर होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से पूरा पूरा ढकेगा, तभी हम उसको हम सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन क्या इसको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए क्या ये क्षयों को हमें देखना पड़ेगा या क्षयों को मान निकालना जरूरी है? जरूरी नहीं है। यदि केवल हम इसमें से 6 अंग में से 3 अंग प्राप्त कर लेते हैं तब भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। तो हमें सभी 6 अंग को निकालने की या तुलना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज इसी त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम के बारे में जानते हैं कि हम 2 त्रिभुज को सर्वांग सम कब कहेंगे, कौन कौन से उसके नियम हैं, इसके बारे में हम अब लास्ट में जानेंगे। तो 6 अंग में से कोई 3 अंग पता होना चाहिए। वो 3 अंग हो सकता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए और ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। केवल हमें 3 अंग बस पता होना चाहिए, तीनों भुजा संगत भुजा क्या है, बराबर है, तब भी हम उसको सर्वांग सम कह सकते हैं, हमें कोण को नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस नियम का नाम है, पहला नियम है भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस एस एस, अर्थात साइड साइड साइड। ये नियम है, अर्थात हमें 2 त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हमें देखना है तीनों भुजा मालूम है तो उसके संगत भुजा के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तब भी हम उसको सर्वांग सम मान सकते हैं और हमें कोण को देखने की जरूरत नहीं है। इस नियम को कहते हैं भुजा भुजा सर्वांग समता नियम, अर्थात एस 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 नियम, ठीक। दूसरा है, मान ऐसा भी हो सकता है ये भुजा हमें पता नहीं है, ये भुजा और ये भी भुजा पता है, ठीक है, और उसके बीच का कोण पता है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिए 3 अंग इसमें भी बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और उनके बीच का कोण C और R बराबर है, तब भी हम बता सकते हैं कि दोनों सर्वांग सम है, अर्थात एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। बाकी हमें इसको नापने की या इसको नापने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नियम कहलाता है भुजा कोण भुजा नियम। सर्वांग समता नियम, ठीक है। शर्त है कि दोनों भुजा है उनके बीच का कोण पता होना चाहिए। भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, इसलिए इस नियम का नाम है भुजा कोण भुजा नियम, अर्थात इसको कहते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड नियम, ठीक है। तो ये सर्वांग समता निकालने का दूसरा नियम है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है ये भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये कोण पता है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण बीच का कोण पता नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे एस एस ए। इस प्रकार से पैटर्न में है तो क्या ये सर्वांग सम होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये एस एस ए नियम कोई नियम नहीं है, इसमें क्या होता है सर्वांग सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सभी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए एस एस ए को हम सर्वांग समता का नियम नहीं कहेंगे। ये एस एस ए नियम ये सर्वांग समता के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो केवल एस ए एस रहेगा तभी हम उसको सर्वांग सम मानेंगे, ये क्लियर याद रखना। इसके बाद तीसरा है इस प्रकार भी हो सकता है कोण भुजा कोण नियम, जिसको हम कहेंगे एंगल साइड एंगल
नियम। ठीक है, यदि दो कोण पता है, ठीक है, चलिए मान लो ये कोण और ये कोण पता है और उसका बीच के भुजा पता है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है और भुजा बी सी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तब भी हम उसको दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम कहेंगे। ये ए को पी के बराबर हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ना तो ए बी को पी क्यू के बराबर सिद्ध करने की जरूरत है और ना ही ए सी को पी आर के बराबर सिद्ध करने की जरूरत है। केवल हमें कोण बी को कोण क्यू के बराबर देखना है, कोण सी को कोण आर के बराबर हो और बी सी अर्थात दोनों कोणों से संलग्न जो भुजा है बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए, तब भी हम दोनों को सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, इस नियम का नाम है कोण भुजा कोण नियम अर्थात ए नियम। ठीक है, ये हो गया। और चौथा जो नियम है समकोण कर्ण भुजा नियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं RHS नियम। ठीक है, चलिए मान लीजिए दो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है ABC, एक और त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पर हमें देखना है राइट एंगल। एक को हमें देखिए समकोण है, इसका मतलब कोण B कोण Q के बराबर तो होगा ही। अब इसमें कर्ण इसको देखना है, ये बराबर होना चाहिए और इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ए भुजा इस भुजा के बराबर है, कर्ण के बराबर है और ये तो बराबर रहेगा ही, तब भी दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे को पूरा ढकेगा, तब हम उसको कहेंगे सर्वांग सम। इस नियम का नाम है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, जिसको RHS कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 4 नियम हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सोचना है, क्या ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज के तीनों कोण पता है और संगत कोण बराबर है, तो क्या इसको हम सर्वांग सम कहेंगे? अर्थात ऐसा है, मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी आर के बराबर है, तो क्या उसको हम सर्वांग सम कहेंगे? नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, इसका मान 60 है, इसका मान 60 है, इसका मान 60 है, ये भी हो जाएगा, सभी भुजा बराबर है तो ये भी 60 हो जाएगा। इसका प्रत्येक कोण 60 अंश है, इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो क्या एक दूसरे को ढकेगा? नहीं। तो यदि संगत कोण बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर है, तब उसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसको इस नियम में शामिल नहीं करेंगे। कोण 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 अर्थात ए सर्वांग समता नियम नहीं होता है, इसको याद रखना है। एक यहाँ पर कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम का एक उपप्रमेय भी है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं AAS नियम। ये नियम उपप्रमेय है, ये लागू हो जाता है। ठीक है, दो क्रम से कोण पता है, ये कोण इस कोण के बराबर है और एक भुजा पता है, ये कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और एक भुजा पता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब भी वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम होगा। क्या होगा? देखिए ये भुजा ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो निश्चित ही ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात ये क्या बन गया? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अर्थात ये आ गया। तो ये एक उपप्रमेय है AAS नियम। ये नियम से भी अगर ये जानकारी भी है, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वांग समता के मुख्य रूप से 4 नियम हैं, याद रखना है। भुजा 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 सर्वांग सम नियम, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है, तीनों संगत भुजा बराबर है, तब हम उसको सर्वांग सम कहेंगे और इस नियम का नाम है AAS सर्वांग समता नियम। ठीक है, इसी प्रकार से यदि दो भुजा और एक कोण पता है,
ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये बीच का कोण बी क्यू के बराबर है, तब भी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन जो कोण होना चाहिए दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए, तभी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे। इसी प्रकार से कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, दो कोण पता है और बीच का भुजा पता है, ये कोण क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, उसके दोनों बीच का जो भुजा है वो भी बराबर है, तब अब इसको हम सर्वांग सम कहेंगे और उस नियम का नाम कहेंगे ASA नियम। इसको AAS नियम इसका उपप्रमेय है, अर्थात यदि दो क्रम से कोण पता है और उसके बाद उसके बीच का भुजा पता नहीं लेकिन अन्य भुजा पता है, तब भी वो सर्वांग सम होगा, और ये है AAS नियम। ठीक है। और चौथा है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, अर्थात इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है, संगत कोण कर्ण बराबर है और कोई भी एक भुजा बराबर है, तो उसे हम सर्वांग सम कहेंगे और इस नियम का नाम होगा RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है। मुझे आशा है आप सभी को ये क्लियर हो गया है कि सर्वांग समता क्या है, किसी भी रेखाखंड वृत्त चतुर्भुज का हम सर्वांग समता कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या है, और चौथा त्रिभुजों में सर्वांग समता के कौन कौन से नियम हैं, ये आपको क्लियर होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।